दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजीत और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल AK स्टडी जोन में। और स्वागत है आपका NCERT कैप्सूल सीरीज में, जहां की हम लोग NCERT का बुक को कवर कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक का जो NCERT बुक है उसे हम कवर कर रहे हैं। और हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है क्लास 6 का भूगोल का पुस्तक से। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था जो क्लास 6 का भूगोल का बुक है, पृथ्वी हमारा आवास, इसका पहला चैप्टर को। ठीक है ना, तो इसके पहले चैप्टर को हम लोगों ने देखा था सौरमंडल में पृथ्वी। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को देखा था। गैलेक्सी किसे बोलते हैं, आकाशगंगा किसे बोलते हैं, ब्रह्मांड क्या है, ठीक है ना, और सौरमंडल का निर्माण कैसे होता है, ग्रह क्या है, तारा किसे बोलते हैं, हमारा सूर्य एक तारा है, ये भी जाना हम लोगों ने। तो बहुत सारी चीजों को जाना था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसके चैप्टर 2 यानी कि अध्याय 2 को, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर को। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम लोग सिलसिलेवार तरीके से सारे कुछ को हम लोग देखते जाएंगे, सारे चैप्टर को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने ये देखा, आज हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, इसको देखने वाले हैं आज हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जरूरी बात कि अगर देखो ये NCERT कैप्सूल सीरीज जो चल रहा है, ठीक है, अगर इसमें आप लोगों को कुछ परिवर्तन चाहिए या फिर आपको इसमें कुछ त्रुटि नजर आती है तो आप प्लीज कमेंट करके आप उसे बताओ, ताकि हम उसमें सुधार कर पाए और भी अच्छा और बेहतर से बेहतर कर पाए। ठीक है, ताकि आप लोगों को और ज्यादा लाभ मिल सके। और फ्रेंड्स, सबसे जरूरी बात कि अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताया करो। ठीक है, क्योंकि ऐसे करने से क्या होता है ना कि हम लोग थोड़ा सा उत्साह बढ़ता है और भी बेटर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं हमेशा अच्छा करूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को सारे कुछ समझ में आए, लेकिन कोशिश करना। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना। ठीक है, ताकि हमारे द्वारा दी गई हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड, थोड़ी तबीयत मेरी नासाज है, तो कहीं अगर कुछ गलती हो जाए तो प्लीज माफ कर देना, और अगर कुछ वैसा गलती हो जाए तो प्लीज कमेंट करके आप बता देना मुझे। ठीक है, ताकि मैं उसे करेक्ट कर दूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लोब, ठीक है, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, ये जो चैप्टर 2 है इसका नाम है। ठीक है, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ग्लोब है क्या, ग्लोब कहते किसे हैं। ठीक है, तो ग्लोब कहते किसे हैं, तो ग्लोब क्या है, ग्लोब क्या है, तो ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, इसका देखो ये एक ही लाइन है लेकिन बहुत ही बड़ा अर्थ निकल रहा है इसका, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक क्या है, वास्तविक प्रतिरूप है। मतलब तो देखो, जैसे आप अगर कुछ दूरी पर जा करके, ठीक है, अगर पॉसिबल हो, चलो ठीक है वो बात की बात है, लेकिन अगर आप चांद पे या फिर स्पेस में जाकर के आप देखते हो तो पृथ्वी जैसा दिखाई देता है। उसमें जैसे हमारे स्थलखंड, ठीक है, महाद्वीप, महासागर, सागर, ये सब जैसे प्रतीत जैसे हमें नजर आते हैं, दिखाई देते हैं। आपने कभी अगर चित्र देखा होगा, ठीक है, तो आपने महसूस किया होगा, तो बिल्कुल उसी प्रकार हूबहू हमारे ग्लोब पे वो सारे चीज को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या बोला गया है, इसे बोला गया है ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, अभी हम लोग ये डेफिनेशन जान रहे हैं। ठीक है, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, तो आप जान गए कि ग्लोब क्या है। अब देखते हैं कि अक्षांश क्या है। तो अगर सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो ये देखो, आप यहाँ से देख पा रहे होगे कि ये है विषुवत वृत्त। ठीक है, विषुवत वृत्त के यानी 0 डिग्री के समानांतर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित समानांतर रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं, अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो। लेकिन अगर इसी को अगर दूसरे परिभाषा इसका देखा जाए, दूसरा परिभाषा, तो इसका ये हो जाएगा कि विषुवत वृत्त के उत्तर और दक्षिण में स्थित किसी भी स्थान के, ठीक है, विषुवत वृत्त से कोणीय दूरी, उसका कोणीय दूरी को अक्षांश बोला जाता है। ठीक है ना, आप समझना क्या बोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि विषुवत वृत्त के उत्तर और दक्षिण, ठीक है, उत्तर और दक्षिण, इधर उत्तर और दक्षिण, विषुवत वृत्त के उत्तर और दक्षिण, ठीक है,
में स्थित किसी भी स्थान का विषुवत वृत्त से कोणीय दूरी, ठीक है, कोणीय दूरी को क्या बोलते हैं, अक्षांश बोला जाता है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, आप प्लीज समझने की कोशिश करना। देखो ये पृथ्वी है मान लेते हैं, ठीक है, ग्लोब है मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं, और यहाँ ये विषुवत वृत्त है। तो हम लोग अगर कोणीय दूरी निकालते हैं, मान लो अगर हम लोग यहाँ से निकालें, ठीक है, कोणीय दूरी इसका ये निकला, फिर हम सेम यहाँ से भी अगर निकाले तो ये निकला, यहाँ पे कोणीय दूरी, देखो समझने की कोशिश करना आप, ये ठीक है, अगर यहाँ से निकाले ये निकला, ये निकला, ठीक है, तो वो ये क्या हो जाता है, ये अक्षांश हो जाता है, ये जो कोणीय दूरी है ये अक्षांश हो जाता है, और समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोला जाता है, अक्षांश रेखा बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये समझ गए होंगे आई थिंक आप। चलिए अब समझते हैं देशांतर। देशांतर किसे बोला जाता है, तो देखो उत्तर से और दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं, इसे याम्योत्तर भी बोला जाता है। ठीक है ना, तो आप ये ध्यान देना, और आगे पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे सारा कुछ, ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ना ही यही है। तो चलो आगे चलते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी क्या है, गोलाकार नहीं है। ठीक है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ठीक है, तो पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि यह उत्तर और दक्षिण में क्या है, थोड़ी सी चपटी है, और बीच में क्या है, बीच में थोड़ी सी उभरी हुई है ना। उत्तर और दक्षिण में क्या है, थोड़ी सी चपटी है और बीच में थोड़ी सी उभरी हुई है। ठीक है, और इसके कारण इसे क्या बोला जाता है, इसका आकार को भू आप बोला जाता है। ठीक है ना, क्या बोला जाता है, भू आप, यानी पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, पृथ्वी का एक अपना आकार है जिसे भू आप बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसे दिखती है? बिल्कुल कर सकते हैं, आप सभी जानते हो, आप सभी देखे होंगे ग्लोब को। ठीक है, इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक क्या है, वास्तविक प्रतिरूप है। आप चित्र 2.1 को देख सकते हैं, यहाँ पे देखो आप, ये ग्लोब है। ठीक है, तो आप सभी ने देखा होगा अपने शिक्षण संस्थान या फिर विद्यालय में, आप सभी ने देखा होगा ग्लोब को, और उसे घुमाया भी होगा, उसको बहुत सारे जगहों का उसमें आकलन भी आप लोगों ने किया होगा, देखा होगा। ठीक है, तो ये कैसा दिखता होगा आप भली भांति जानते हो, है ना। आप यहाँ पे देखो चित्र 2.1 में आप अच्छे से देख सकते हो कैसा दिखता है ना। चलिए आगे चलते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते हैं, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो बहुत सारे ग्लोब ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे हर जगह बहुत जगह काम आता है। हमारे कॉलेज में हो गया, विद्यालय में हो गया, ठीक है, इंस्टीट्यूट में हो गया, तो हर जगह जो ग्लोब उपयोग में लाया जाता है वो बड़े ग्लोब होते हैं। ठीक है, हालांकि उससे भी बड़े बड़े ग्लोब रहते हैं, लेकिन जनरली जो नॉर्मल आकार का रहता है तो उसे क्या होता है ना, उसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ग्लोब ऐसा भी होता है जो छोटे आकार का होता है। ठीक है, आप लोगों ने क्रिस्टल का ग्लोब देखा होगा। ठीक है, उस आकार का होता है, और भी बहुत प्रकार का होता है जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको ट्रैवल करते हैं या फिर कहीं पे भी उन्हें ग्लोब की आवश्यकता पड़ती है, और तो वो क्या करते हैं ना कि एक गुब्बारे जैसा ग्लोब भी आता है जिसे क्या करते हैं अपने साथ ले जाओ, फिर बाद में हवा भरो और उसका उपयोग करो। तो ऐसे बहुत प्रकार के ग्लोब आते हैं। ठीक है ना, और छोटे ग्लोब को क्या किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जाया जा सकता है। ठीक है, ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। तो ग्लोब क्या है, आप लोगों ने देखा होगा, ग्लोब स्थिर नहीं है। ठीक है, ये अपने अक्ष पे, यहाँ पे आप अक्ष इसका देख सकते हो। ठीक है, हालांकि ये ग्लोब में आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तविक पृथ्वी में वास्तव में ये है नहीं। ठीक है, बस एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक आता है और जिसके सहारे पृथ्वी घूमती है ग्लोब में यहाँ पे। ठीक है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ग्लोब क्या है, ग्लोब स्थिर नहीं होता है, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। तो आप कुम्हार का पहिया को अगर देखे हो तो कितना मतलब फ्रीली एकदम स्मूथली घूमता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आराम से हौले हौले घूमते रहता है। ठीक है, और यह लट्टू को घूमते हुए आपने देखा होगा,
लट्टू से आप ज्यादा समझ सकते हो, जैसे कि वो अपने कील पे जो उसका कील रहता है उसको अच्छी मान लो, ठीक है, उस पे वो घूमते रहता है, बिल्कुल वैसा ही पृथ्वी घूमता है ना। ग्लोब पर देश, महाद्वीप तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ग्लोब पर क्या होता है, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। जैसे पृथ्वी पर महासागर, महाद्वीप, ठीक है, महादेश वगैरह सभी जितने स्थलखंड, भूखंड और महासागर वगैरह जहाँ पे स्थित है, जैसा उसकी स्थिति है पृथ्वी पर, बिल्कुल हूबहू दर्शाया जाता है ग्लोब पर, ठीक है। तो इसलिए तो बोला जाता है ना, ग्लोब को पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप, है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है, ठीक है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। तो आपको पता होगा कि हम अगर कहीं भी पृथ्वी पर या मैप पे आप देखते होंगे, ठीक है, कहीं पे भी अगर किसी का स्थान, कोई भी जगह का स्थिति आपको पता करना है, तो सबसे पहले आप देखते हो कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। उसके बाद देखते हो कौन से देशांतर में है, पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, ठीक है। तो अगर सपाट बस ऐसे आप एक गोला ले लो, वहां पे अगर किसी को, जैसे पृथ्वी पे जैसे सब वर्णित है, सब जगह का उल्लेख वहां पे दिखाया गया है, तो वैसे अगर उस गोले पे आप देखना चाहोगे तो क्या होता है ना कि उसको देखने में हमें बहुत कठिनाई होती है, ठीक है। किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना बहुत ही कठिन होता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी स्थान का, ठीक है, किसी बिंदु का स्थिति का वर्णन करने के लिए हमें कौन से रेखाओं की, बिंदुओं की, ठीक है, इनकी आवश्यकता होती है, ठीक है, जैसे कि अक्षांश, देशांतर, ठीक है, और भी बहुत कुछ है, आगे पढ़ेंगे, तो इन सब की जरूरत होती है। तो अगर ऐसे देखा जाए, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना क्या होता है, काफी कठिन हो जाता है, पता है आपको। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। तो ये भी आपको पता है कैसे बताई जा सकती है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या होता है, इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, तो कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं की। जैसे कुछ बिंदुओं अगर बोल दिया जाए तो हम बोल सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। रेखाओं की, तो रेखा यहाँ विषुववृत्त हो गया, अक्षांश हो गया, ठीक है, देशांतर हो गया, ठीक है, मकर रेखा, कर्क रेखा, ठीक है, ऐसे बहुत सारी रेखाएं हैं, आगे सभी को पढ़ेंगे। तो इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है ना। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे क्या बोला जाता है, अक्ष कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ये जो ग्लोब में ये हमें प्रतीत हो रहा है सुई के समान, ये क्या है, ये अक्ष है, जिसके सहारे पृथ्वी घूम रही है, ग्लोब घूम रही है ना। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव। यहाँ से अगर आ रहा है, यहाँ से इधर पास हो रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, इस उत्तर वाले को उत्तरी ध्रुव, दक्षिण वाले को दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है, ठीक है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, और ग्लोब को इस सुई के सहारे, पता है, इस सुई के सहारे चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे आप एक बात और जान गए कि पृथ्वी का घूर्णन दिशा कैसा है, तो वो पश्चिम से पूर्व, ठीक है, पश्चिम से पूर्व, यानी कि पश्चिम से पूर्व, पूर्व की तरफ सूर्योदय, फिर पश्चिम में सूर्यास्त, ठीक है, ऐसे पश्चिम से पूर्व, ठीक है। तो लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। इन दोनों में क्या अंतर है, आप भली बात ही जानते होंगे। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है ना। आप ये समझ गए होंगे, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। चलिए, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। वो कौन सा है, देखते हैं, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, इसे विषुववृत्त कहा जाता है, ठीक है, और इसे और भी अन्य नाम से जाना जाता है, भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है, 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप ध्यान देना, इसे विषुववृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को क्या बोला जाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी में जो यहाँ से, ठीक है, ये आपका हो गया विषुववृत्त,
ठीक है। इधर से ये आधा वाला भाग, ये दो बराबर भागों में, ये जो रेखा है ना, ये दो बराबर पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो इधर वाला भाग जो है वो उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है, और ये दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है, ठीक है। यहाँ से तो आप ये समझ सकते हो, ठीक है। दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, ठीक है, ये आप जानते हो। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। देखो क्या होता है कि इस प्रकार विषुवत वृत्त क्या है, पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। ऐसा कोई है नहीं, लेकिन एक काल्पनिक वृत्त है, ठीक है। और यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। तो ये कैसे है, तो आप सभी जानते हो कि अगर हम किसी भी स्थान का स्थिति को पता करने के लिए हमें सबसे पहले हम देखते हैं वो उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये उत्तरी और जो दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है पृथ्वी को, वो कौन करता है, तो विषुवत वृत्त। तो हो गया ना, ठीक है, महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु, ठीक है। और ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है। तो इसी के बाद से 10 डिग्री उत्तरी, 40 डिग्री उत्तरी, 20 डिग्री उत्तरी, ऐसा बढ़ते जाता है, ठीक है। तो अक्षांश रेखा, इसके समानांतर रेखाओं को क्या बोला जाता है, अक्षांश रेखा बोला जाता है। तो हमारे पृथ्वी में कहीं पे भी कोई भी स्थिति का वर्णन करने के लिए या फिर उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें अक्षांश रेखाओं की जरूरत पड़ती है। और विषुवत वृत्त भी क्या है, एक अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान देना। चलिए आगे चलते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या बोला जाता है, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, और इसे समानांतर रेखा भी बोला जाता है, ठीक है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अक्षांशों को किसमें मापा जाता है, अंश में, मतलब डिग्री में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका कि विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। विषुवत वृत्त क्या दर्शाता है, विषुवत वृत्त जो है वो शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है, ठीक है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश, ठीक है। 360 अंश का 1/4 यानी कि 90 अंश, 90 डिग्री। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं। मान लो देखो यहाँ पे ये विषुवत वृत्त है, देखो कहा क्या जा रहा है, ठीक है। पहले हम लोग थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, देखेंगे, तो पहले इसको हम कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो ये हो गया विषुवत वृत्त। चलो मान लो, कोई नहीं, मान लेना, बस मान लो आप, ठीक है, क्योंकि इसमें करेक्ट तो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है विषुवत वृत्त शून्य अंश 0 डिग्री अक्षांश को, यहाँ मैं डिग्री बोल रहा हूँ, ठीक है आप, क्योंकि ये डिग्री होता है, डिग्री बोल रहा हूँ, कभी कभी वो होता नहीं है। तो विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी, विषुवत वृत्त के दोनों तरफ, ये हो गया, ये हो गया, दोनों तरफ यानी कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, ये इसके बीच की दूरी, ये मान लेते हैं, ठीक है। बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। इसका क्या है, 1/4 है। तो यहाँ पे अगर इसको देखो, ये 4 भाग में बट गया, 1 2 3 4। तो इसका अगर टोटल माना जाए तो ये 90 डिग्री प्रत्येक कोण कितना होता है, जो, ठीक है, इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है, 90 डिग्री का। तो 90 90 90 90, ठीक है, टोटल कितना हो गया, टोटल 360 हो गया आपका, ठीक है, टोटल 360 हो गया, यानी कि 1/4, मतलब प्रत्येक क्या होगा, प्रत्येक चारों भाग 360 का 1/4 यानी कि 90 डिग्री का होगा, ठीक है। और इस प्रकार उत्तरी ध्रुव का, ठीक है, उत्तरी ध्रुव का 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है। तो ये क्या दर्शाएगा, ये वाला भाग क्या दर्शाएगा, इसका 90 डिग्री ये वाला भाग क्या दर्शाएगा, ये दर्शाएगा आपका उत्तर ध्रुव को, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव को दर्शाएगा, और दक्षिण वाले भाग में दक्षिणी ध्रुव को दर्शाएगा, ठीक है, ये बोला जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है।
ठीक है। आपने जाना कि ये विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त के उत्तर में, ठीक है, क्या होता है, ये उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है, उत्तर में जो 90 डिग्री उत्तरी है, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो क्या दर्शाता है, वो उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। और उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध में जो समानांतर विषुवत रेखा के, विषुवत वृत्त के समानांतर रेखा है उसे क्या बोला जाता है, उत्तरी अक्षांश बोला जाता है। और सेम है दक्षिणी अक्षांश के लिए भी, ठीक है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी कि उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है, ठीक है। सामान्यतः इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। तो देखो, जैसा कि अगर हम, आपने देखा होगा कि किसी भी जगह का स्थिति का वर्णन अगर आपको मिलता है तो वहां पे उसका दिशा, ठीक है, यानी कि उत्तर या दक्षिण, उसे भी वहां पे वर्णित किया जाता है, ठीक है, और उसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में बेलो हॉरिजॉन्टे, ठीक है, दोनों एक ही अक्षांश यानी कि 20 डिग्री पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर जो है वो कहाँ पे स्थित है, वो विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अक्षांश उत्तर में एवं बेलो हॉरिजॉन्टे विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अक्षांश दक्षिण में स्थित है, ठीक है। ये हालांकि दोनों, यहाँ पे देखो ये 0 डिग्री है, ठीक है, आपने देखा होगा ये 0 डिग्री है। तो यहाँ से क्या होता है ना, 0 डिग्री यहाँ 1 2 डिग्री 3 4 5 ऐसे करके 27 20 ऐसे करके इधर भी बढ़ता है, सेम इधर भी बढ़ता है, 1 2 3, सॉरी यहाँ से विषुवत, क्योंकि ये दक्षिणी है ना, ठीक है, दक्षिणी तरफ भी सेम ऐसे ही जैसे इधर बढ़ता है डिग्री, वैसे इधर भी बढ़ता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, जो चंद्रपुरा है, चंद्रपुर, वो विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में, ठीक है, ये यहाँ से अगर 20 डिग्री मान लो, यहाँ पे 23 मान लो, यहाँ पे 20 डिग्री उत्तर में स्थित है, ठीक है। और ये 20 डिग्री दक्षिण में, जो ब्राजील का बेलो हॉरिजॉन्टे है, वो विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी स्थान का स्थिति को पता लगाने के लिए जो अक्षांश रेखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो हॉरिजॉन्टे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। चित्र 2.2 में स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है, ठीक है। तो अगर हम देखो, यहाँ पे देखते हैं, तो जैसे जैसे देखो यहाँ पे विषुवत वृत्त है, तो जैसे जैसे विषुवत वृत्त से दूर हम लोग जाते हैं तो अक्षांशों की जो दूरी है वो घटती जाती है, ठीक है, इसकी लंबाई घटती जाती है। यहाँ पे देखो पूरा ऐसे सर्कल बना होगा, ठीक है, फिर इससे कम हुआ, तो इस प्रकार ये घटता जाता है, ठीक है, आपको पता होगा, आप देख सकते हो चित्र में। इसका आकार, ठीक है ना, इसका आकार घटते जाता है, ठीक है, इसका आकार घटते जाता है। और आपको पता होगा कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी, यानी कि दो अक्षांशों की बीच की दूरी कितना है, तो 111 किलोमीटर है। और अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है, तो अक्षांशों की कुल संख्या अगर ग्लोब पर पूछा जाए, ठीक है, ग्लोब पर अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है, तो 180 हो जाएगा, 180। और ऐसी अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 179, ठीक है। अगर हम विषुवत वृत्त को छोड़ दें तो 179 हो जाएगा, और अगर उसको लेकर के देखें तो 180 हो जाएगा अक्षांशों की संख्या, ठीक है, ठीक है ना। तो अब देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश यानी कि समानांतर रेखाओं को, ठीक है। तो पहला है कि विषुवत वृत्त। तो विषुवत वृत्त कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो विषुवत वृत्त को, ये 0 डिग्री अक्षांश पे है, यहाँ पे देखो आप, ये 0 डिग्री अक्षांश पे ये विषुवत वृत्त है। अब उत्तर ध्रुव, ठीक है, उत्तरी ध्रुव कहाँ पे है, तो उत्तरी ध्रुव यहाँ पे आप 90 डिग्री पे, ये आप देख सकते हो, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या है, ये उत्तरी ध्रुव है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री पे है। तथा दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है, ये 90 डिग्री पर ये भी है। के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी है, तो ये 4 कौन से हैं, तो ये 4 है आपके, देखो, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध पर मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है, और विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है, ठीक है, और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, ठीक है। और देखो यहाँ पे उत्तर
जो उत्तर ध्रुव वृत्त है उसको आर्कटिक रेखा भी बोला जाता है, आर्कटिक वृत्त भी बोला जाता है, और जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त है उसे अंटार्कटिका वृत्त भी बोला जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान देना। ठीक है, तो ये देख लेते हैं ग्लोब पे कि कहाँ पे है। तो ये देखो यहाँ पे है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो उत्तरी, ये है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोला जाता है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोला जाता है उत्तर ध्रुव वृत्त। ठीक है, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोला जाता है दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ठीक है, तो आप ये ध्यान देना। और 23.5 डिग्री दक्षिणी, ठीक है, अक्षांश को 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोला जाता है, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोला जाता है? कर्क रेखा बोला जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान देना। और 0 डिग्री यहाँ पे आप देख सकते हो, 0 डिग्री अक्षांश, इसे क्या बोला जाता है? इसे विषुवत वृत्त बोला जाता है। ठीक है ना, तो आप लोगों ने यहाँ पे इसके सारे बिंदुओं को देख लिया, सारी रेखाओं को आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, अक्षांश, देशांतर, सॉरी देशांतर नहीं, अक्षांश, विषुवत वृत्त, ध्रुव। ठीक है, इस सभी को देखा हम लोगों ने। तो देखो सबसे बड़ी अब बात आती है यहाँ पे कर्क रेखा, विषुवत वृत्त और मकर रेखा। ठीक है, इस पे बहुत सारे देश से ये रेखाएं होकर के गुजरी है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि आखिर कर्क रेखा किन किन देशों से होकर के गुजरी है। ठीक है, तो अगर आपके पास कॉपी पेन अवेलेबल हो तो आप प्लीज कॉपी पेन में नोट कर लेना। ठीक है, ताकि क्योंकि देखो हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन, अगर रेखा से क्वेश्चन रहेगा, छांद देशांतर से, तो इससे कर्क रेखा से, यानी कि देखो एक क्वेश्चन इससे रहता ही है। ठीक है, कि किस देश से होकर के कर्क रेखा गुजरी है, या फिर मिलान करने वाला, या फिर छाट वो सिलेक्ट करने वाला। ठीक है, तो अब ठीक है, तो आसानी होता है इससे। तो चलो देखते हैं। तो पहले है कर्क रेखा। कर्क रेखा किन किन देशों से होकर के गुजरी है? ठीक है, कर्क रेखा, तो कर्क रेखा जो है, ठीक है, वो 18 देश से होकर के गुजरी है। और सबसे पहले इससे कुछ जुड़ी बातों में आपको बता दूं कि सूर्य दोपहर के समय जो होता है वो कर्क रेखा पर एकदम लंबवत पड़ता है। ठीक है, लंबवत चमकता है। और 21 जून को जो है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटी होती है। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य जो है वो लंबवत पड़ता है। ठीक है, वो सबसे उसके बिल्कुल ऊपर होता है 21 जून को। ठीक है, और ये जो 18 देश से जो होकर के गुजरता है वो है मैक्सिको, अल्जीरिया, माली, मारिटानिया, इजिप्ट, नाइजर, म्यांमार, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहामास हो गया, ताइवान हो गया, ओमान हो गया, चाड, चीन, बांग्लादेश, मोरक्को, सऊदी अरब, भारत और लीबिया। ठीक है, इससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। आपको एक बार फिर से मैं रिपीट करवा दूं, मैक्सिको, अल्जीरिया, माली, मारिटानिया, ठीक है, इजिप्ट, नाइजर, म्यांमार, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहामास, ताइवान, ओमान, चाड, चीन, बांग्लादेश, मोरक्को, सऊदी अरब, भारत और लीबिया। ठीक है, ये 18 देश हैं जो कि जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, और भारत के 8 राज्य भी है। यहाँ पे जो 18 देश में आप भारत जो देखा आप लोगों ने, तो इसमें भारत के 8 राज्य भी है। तो भारत के 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो हो गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहां से भारत के, ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। अब बात आती है मकर रेखा की। ठीक है, अब बात आती है मकर रेखा की कि मकर रेखा, ठीक है, किन किन देशों से होकर के गुजरती है? तो मकर रेखा मुख्यतः 10 देशों से होकर के गुजरती है। ठीक है, वो कौन कौन सा है? तो मोजाम्बिक, अर्जेंटीना, मेडागास्कर, चिली, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और पैराग्वे। ठीक है, तो इस प्रकार ये 10 देश हो गए जहां से मकर रेखा होकर के गुजरती है। अब बात आती है भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा से होकर के, भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर के गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है वो कुल 13 देशों से होकर के गुजरती है। ठीक है, कितना? 13। तो कौन कौन, वो कौन कौन सा? तो दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश हैं इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। ठीक है, और अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं गैबन, कांगो, ठीक है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया। ठीक है, और एशिया महाद्वीप के देश जो है वो है मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, सॉ टोम, प्रिंसिप। ठीक है, तो और यहाँ पे एक बात, इंडोनेशिया को क्या बोला जाता है? इंडोनेशिया को, ठीक है, महाद्वीपों का देश बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? इसे बोला जाता है इंडोनेशिया को द्वीपों का देश। ठीक है, ये आप ध्यान देना।
तो चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया कर्क रेखा किन किन देशों से होकर के गुजरती है, भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर के गुजरती है और मकर रेखा किन किन देशों से होकर के गुजरती है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध। ठीक है, कर्क रेखा, चलिए आगे आगे चलते हैं। ठीक है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, तो आप कर्क रेखा देखते हो, कर्क रेखा कहाँ है, तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, 23.5 डिग्री अक्षांश जो है उत्तरी गोलार्ध का, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, वो क्या है, उसे कर्क रेखा बोला जाता है। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, ठीक है, कि सभी अक्षांशों पे, ठीक है, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जितने भी अक्षांश है उन पर क्या होता है, वर्ष में सूर्य एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर चमकता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इस क्षेत्र से सबसे क्या होती है, सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है, तथा इसे क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंध बोला जाता है। ठीक है ना, इसे क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंध बोला जाता है। ठीक है, तो उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र कहाँ कौन कौन सा हो गया, तो उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र हो गया आपका, देखो ये 23.5 डिग्री यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ, यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी से लेकर के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला जो क्षेत्र है, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है उष्ण कटिबंध। ठीक है, ये आप ध्यान देना, इसे बोला जाता है उष्ण कटिबंध। क्यों, क्योंकि सूर्य यहाँ पे ठीक इसके ऊपर चमकता है, लंबवत रहता है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, और यहाँ पे उष्मा सबसे ज्यादा प्राप्त होती है। ठीक है, सूर्य का रोशनी यहाँ पे सबसे ज्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ पे इसे बोला जाता है उष्ण कटिबंध बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद, ठीक है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अब वहां पे तो लंबवत पड़ रहा है, लेकिन अब क्या होता है, वो तिरछा पड़ने लगता है। ठीक है, सूर्य की तरफ, सॉरी, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त पर तथा, देखो यहाँ पे समझने वाली बात है थोड़ा सा, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा सा यहाँ पे घुमा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, ठीक है, एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त, ठीक है, कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त को अब देखना है। ठीक है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी वृत्त ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कौन कौन सा क्षेत्र बोला जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री का जो उत्तरी कर्क रेखा है, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा है, वहां से लेकर के आपका उत्तरी ध्रुव वृत्त यानी कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये जो वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इसको क्या बोला जाता है, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, और सेम दक्षिणी ध्रुव में भी यही है। ठीक है, इसे भी शीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान देना, शीतोष्ण कटिबंध का जो क्षेत्र है वो कहाँ है, कितना कितना है, तो वो कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि ये उत्तर वाला भाग हो गया। ठीक है, अगर वैसा बोला जाए तो कर्क रेखा से लेकर के, ठीक है, उत्तर में कर्क रेखा से लेकर के आपका उत्तरी ध्रुव वृत्त तक का क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं, और सेम दक्षिणी गोलार्ध में जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो भाग है उसे बोला जाता है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, तो इस प्रकार आप याद करना है इसे। चलिए आगे कहा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाता है। तो शीत कटिबंध किसे कहा जाता है, तो वो हो गया उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव, ठीक है, वाला क्षेत्र, ये उत्तरी गोलार्ध के लिए, और दक्षिणी गोलार्ध के लिए दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, के बीच के क्षेत्र बहुत ठंड होते हैं। तो क्यों, तो यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये क्षेत्र क्या कहलाता है, शीत कटिबंध कहलाता है। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन सा है। तो देखो यहाँ से, ठीक है, ये हो गया उत्तरी ध्रुव वृत्त, तो यहाँ से लेकर के उत्तरी ध्रुव तक का,
इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, इस क्षेत्र को बोला जाता है शीत कटिबंध, ठीक है। और सेम यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में भी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये कटिबंधों में विभाजित किया गया है। कितने कटिबंध में, तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ठीक है। तीन कटिबंध में हमारा पृथ्वी विभाजित है अगर कटिबंध की बात की जाए तो, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब आता है कि देशांतर क्या है, ठीक है। देशांतर क्या है, तो देशांतर क्या है, तो उत्तर से, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा क्या बोला जाता है, देशांतर बोला जाता है। अब चलिए देखते हैं। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांशों के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि किसी भी स्थान की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें कुछ रेखाओं की जरूरत होती है, जिनमें कि हम लोगों ने देखा अभी अक्षांश को, ठीक है। तो आपको पता होगा देशांतर, देशांतर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्थान की स्थिति को पता करने में, ठीक है। और अगर आप अगर देखो, ठीक है, किसी भी स्थिति को देखो, कहीं भारत की स्थिति देख लो या कहीं का भी स्थिति देख लो, तो वहां पे आपको उसकी स्थिति का जो वर्णन मिलता है वो उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, ये उत्तरी दक्षिणी देशांत और दक्षिणी ऐसे करके मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि ये बोला जा रहा है कि किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है, ठीक है। और वो कौन सा है, वो देशांतर है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी कि 20 डिग्री 0 मिनट दक्षिणी पर स्थित है, ठीक है। तो 20 डिग्री 0 मिनट दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। तो यहाँ पे अभी अक्षांश की बात की जा रही है, तो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। यहाँ पे अगर बोला जा रहा है, और बोला जा रहा है कि यहाँ पे दो द्वीप का बात आ रहा है, कौन सा, ठीक है, तो टोंगा द्वीप और मॉरिशस द्वीप, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात भी है कि टोंगा द्वीप कहाँ है, तो टोंगा द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। और मॉरिशस द्वीप कहाँ पे है, तो वो हिंद महासागर में है, ठीक है। और कितना कहाँ पे स्थित है, तो 20 डिग्री 0 मिनट दक्षिणी अक्षांश में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखो दो जगह है, लेकिन इसकी स्थिति यहाँ पे एक ही बताई जा रही है, अक्षांश की बात की जा रही है, तो अक्षांश 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे स्थित है। तो दोनों कहाँ स्थित है, तो दोनों 20 डिग्री अक्षांश पे स्थित है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अक्षांश की बात की जा रही है, तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी हासिल करने में थोड़ा कठिनाई होगी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे एक ही स्थान दिया गया है, मतलब सिर्फ 20 डिग्री अक्षांश दिया गया और जगह दिया गया 2, ठीक है। तो इसकी सही स्थिति को पता करने के लिए हमें और भी कुछ की जानकारी होनी बहुत ही आवश्यक है। तो उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो बात बोला जाता है संदर्भ बिंदु उत्तर से, ठीक है, ये मान लेते हैं ग्लोब है, ठीक है, तो मान लेते हैं ना यार, ये मान लेते हैं ग्लोब है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, उत्तर से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ, ठीक है, जोड़ने वाली संदर्भ रेखा, ठीक है, ये इसकी संदर्भ रेखा यानी कि ये देशांतर हो गई, ठीक है। संदर्भ रेखा उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या बोला जाता है, देशांतर बोला जाता है। आपने अभी थोड़ी देर पहले जाना, ठीक है। तो जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, तो उनकी दूरी कितनी है, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे पता करना है कि देशांतर से वो पूरब में है या पश्चिम में है। अगर पश्चिम में है, पूरब में है, अगर पूरब में है तो इसकी यहाँ से दूरी कितनी है, ठीक है। अगर पश्चिम में है तो इसकी दूरी कितनी है, तो ये आपको पता करना है, ठीक है। ये पहले आपको जानने की कोशिश करनी होगी। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। तो आप ये लाइन समझ गए होंगे, ठीक है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर, ठीक है, इन संदर्भ रेखाओं को क्या बोला जाता है, देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं, तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। और उनके बीच की दूरी को इनके बीच की दूरी को कैसे मापा जाता है, अंशों में मापा जाता है, यानी कि डिग्री में मापा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, उत्तर से
दक्षिण की ओर जोड़ने वाली, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा है, और इसे क्या बोला जाता है, देशांतर बोला जाता है। ठीक है, और इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं। और इन यामोत्तर जो रेखा है, और इन रेखाओं को उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। यानी कि आपने देखा होगा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, तो ये क्या हुआ, देशांतर के अंशों में, ठीक है, मापा जाता है। यहाँ पे लाइन समझना। तो चलिए ये क्या है, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे, ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी डिग्री में है, अंशों में है, अंश में है, और देशांतर अंश में मापा जाता है। यानी कि 60 डिग्री पूर्वी क्या है, देशांतर अंश में यही होता है। ठीक है, और 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो यही है देशांतरीय अंश। यानी कि यहाँ पे देशांतर, कौन सा देशांतर है, ये तो 0 डिग्री है। ठीक है, ये तो 0 डिग्री है, और इसके पूर्व में ये पूर्वी देशांतर, इसके पश्चिम में ये पश्चिमी देशांतर हो जाता है। ठीक है, तो ये 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, और इधर 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो ऐसे हम लोग देशांतर को नापते हैं डिग्री में। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रत्येक अंश को, यानी प्रत्येक डिग्री को मिनट में तथा मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती है। देखो, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। ठीक है, यानी कि छोटा टुकड़े में विभाजित किया जाता है। तो अगर हम देखिए भारत का विस्तार, भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें भारत का विस्तार, तो ये इसका मुख्य भाग जो है भूभाग, वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश की बात हो गई, यहाँ पे आप गौर करना। ठीक है, और अगर देशांतर की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला है। ठीक है, ये भारत की स्थिति है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्येक अंश को क्या कैसे बांटा गया है, तो अंश को मिनट में और मिनट को क्या सेकंड में। तो यहाँ तो खैर सिर्फ डिग्री और मिनट का है, तो बहुत सारे ऐसा विस्तार है, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिनका स्थिति, ठीक है, सेकंड में भी है। तो इस तरह से बांटा जाता है। ठीक है, प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। और ये क्या है, ये एक प्रकार का अर्धवृत्त है। ठीक है, अर्धवृत्त आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, ये अर्धवृत्त है, ये पूरा वृत्त नहीं बनाता है, ये अर्धवृत्त है। ठीक है, ये अर्धवृत्त है ना। और उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी जो है वो ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। जैसे जैसे ये ध्रुव की तरफ जाता है वैसे वैसे इसकी बीच की दूरी घटती जाता है, और ध्रुव पर शून्य हो जाता है। ठीक है, और आपस में, और ध्रुव पर जाकर के ये सभी आपस में जाकर के मिल जाते हैं। ठीक है, और ये शून्य हो जाता है, जहां सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में क्या होते हैं, मिलती है। ठीक है, और अगर देखो यहाँ पे इसकी दूरी, क्योंकि आपने जाना दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है, लेकिन अगर बात की जाए ये दो देशांतरों के बीच की दूरी, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, तो यहाँ पे देखो भूमध्य रेखा यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, और जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो हर एक कदम पे, हर एक डिग्री पे क्या होगा, इसकी जो दूरी है आपस की, वो घटती जाएगी। तो वो इतना मायने नहीं रखता, लेकिन हाँ, इसकी जो विषुवत वृत्त के पास जो इसकी दूरी है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो विषुवत वृत्त के बीच की दूरी है तो वो है 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर विषुवत वृत्त के पास की दूरी है। ठीक है, दो देशांतरों के बीच की। तो ये आप ध्यान देना। तो चलिए आगे चलते हैं। आप देखो यहाँ कहा जा रहा है अक्षांश, यानी कि समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि जो ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। ठीक है, तो देखो अक्षांश जो है वो समानांतर है। ठीक है, यानी कि वो विषुवत
वृत्त के बाद, ठीक है, अक्षांश रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश विषुवत वृत्त है, उसके बाद उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित हो जाता है, ठीक है, और इसके बाद जो है सभी समानांतर होते हैं, ठीक है। तो इसके भिन्न अगर देखा जाए देशांतरों की और इनकी लंबाई भी, ठीक है, इनकी लंबाई देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 0 डिग्री पे, ठीक है, अक्षांश रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है, उसके बाद घटते जाता है, ठीक है, आप देख सकते हो। लेकिन अगर देशांतर रेखा की बात की जाए तो इनकी लंबाई समान है, ठीक है, हर देशांतर रेखा समान लंबाई की है, ठीक है। तो इस तरह से इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था, ठीक है। इसका मुख्य पॉइंट क्या होगा ये बताना कठिन था। तब सभी देशों ने यह निश्चय किया कि जो ग्रीनिच वो कहाँ है, वो है ब्रिटिश राजकीय वेधशाला जहाँ स्थित है, उसे क्या बोला जाता है, ग्रीनिच। और या फिर यूं बोल लो आप कि ब्रिटिश में राजकीय वेधशाला ग्रीनिच में स्थित है, ठीक है। वहां से जो देशांतर रेखा गुजरता है, ठीक है, वहां से जो देशांतर रेखा गुजरता है, यानी कि ये वाला देखो, ये, ठीक है ना, ये, तो इसके पूर्व, ठीक है, इसके पूर्व और पश्चिम की तरफ गिनती शुरू की जाए तो अब देखो मेन प्रमुख यामोत्तर 0 डिग्री को मान लिया गया। और ये कहाँ है, तो ये ग्रीनिच, इसे ग्रीनविच भी बोल सकते हैं, ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, ठीक है। यहां से अब इसे मुख्य प्रमुख यामोत्तर माना गया और इसके पूर्व और पश्चिम में देशांतरों की गिनती शुरू की गई, ठीक है, और इनकी स्थिति को बिठाया गया, जैसे कि यहाँ पे 30 डिग्री पूर्वी, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ऐसे इसके बाद यानी कि 0 डिग्री जो है प्रमुख यामोत्तर, इसके पूर्व और पश्चिम में इसे दर्शाया गया, ठीक है, गिनती शुरू की गई। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं, ठीक है। तो इसकी गणना कहाँ तक करते हैं, तो इसकी गणना 180 डिग्री पूर्व, यहाँ से 180 डिग्री पूर्व और यहाँ से 180 डिग्री पश्चिम तक करते हैं, ठीक है। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। तो देखो, जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है, प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। वो कौन कौन सा है, तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। यहाँ पे विषुवत वृत्त जो है वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है पृथ्वी को, और प्रमुख यामोत्तर या 180 डिग्री यामोत्तर जो है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में यानी कि दो भाग में विभाजित करता है, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो कौन है ये, तो यहाँ से देखो, ये यहाँ से है, तो यहाँ से ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, यहाँ से हो गया पश्चिमी गोलार्ध, है ना। तो ये आप ध्यान देना। और आगे यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी एक ही रेखा पर स्थित है, ठीक है। और जो जहाँ पे मान लो 80, ठीक है, 180 डिग्री जो रेखा यामोत्तर है पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी, तो वो क्या है, एक ही रेखा है, ठीक है। मान लो इसके विपरीत है वो, तो 180 डिग्री मान लेते हैं, ये सब समझने के लिए, ठीक है। तो 180 ये, इसके अगर पूरब जाएंगे तो ये 180 डिग्री पूर्वी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही हम पूरब की ओर गणना कर रहे हैं और यहाँ से ही हम लोग पश्चिम की ओर गणना कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है, तो 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर रेखाओं के द्वारा बनी ग्रिडों को देखो, ठीक है। यहाँ पे आपको गणना करना है, तो यहाँ पे देखो ग्लोब पर जो बना है अक्षांश और देशांतर, अक्षांश कौन है, अक्षांश ये आपका देशांतर ही है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक है। अब उस बिंदु को देखिए जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। अब बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा, ठीक है। तो ये जो जहां पे एक दूसरे को
काटेगा वो जो बिंदु होगा वो ध्रुवीय की सही स्थिति होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कौन। तो देखो यहाँ बात किया जा रहा है 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पे पहले देखो ये क्या है, ये उत्तरी अक्षांश हो गया, ये दक्षिणी अक्षांश हो गया। ये दो बराबर भागों में बांटता है पृथ्वी को। तो ये सॉरी ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि हमें यहाँ पे देखना है, इस भाग को देखना है। ठीक है, तो 26 डिग्री। तो यहाँ पे देखते हैं ये 0 हो गया, ये 20 हो गया। ठीक है, अगर थोड़ा सा आगे जाते हैं तो मान लेते हैं यहाँ पे 26 होगा। ठीक है, तो 26 होगा यानी कि यहाँ पे हम लोग 26 मान लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है 90 डिग्री 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी यानी कि हमें इस भाग में देखना है, इस वाले भाग में देखना है। तो यहाँ पे देखते हैं ये 0 डिग्री प्रमुख यहाँ उत्तर है। इसके अगर बाएं हम लोग दाएं जाते हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं इसकी डिग्रियां बढ़ती जाती है। ठीक है, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, फिर 60 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब यहाँ पे मान लेते हैं ये है, ये 90 डिग्री ये वाला जाता है। ठीक है, मान लेते हैं ये वाला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये कटता है। ठीक है, तो ये जो इसका बिंदु होगा, ठीक है, यहाँ पे जो इसका बिंदु होगा, यहाँ पे सही स्थिति यानी कि ध्रुवीय की सही स्थिति होगा। तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला जाता है देखते हैं। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। चित्र 2.7 के अनुसार ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या, देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करूंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा बन जाएगा और मुझे पता है आप लोग सभी पेशेंस उतना है नहीं आप लोगों में, तो क्या पूरा वीडियो देखो। ठीक है, तो इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। चित्र जैसा कि 2.7 में दर्शाया गया है। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को, चलो मैं यही ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 यानी कि ये जो हो जाएगा। ठीक है, इसे 1 2 3 ऐसे दर्शा देना है। ठीक है, व्यक्त करें जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे और क्षैतिज रेखाओं को क ख ग। ठीक है, ये क्षैतिज हो गया क ख ग। तो आपको पता है जो क्षैतिज होता है वो क्या होता है, अक्षांश होता है और ऊर्ध्वाधर देशांतर होता है। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि ये मिलता कहाँ है। ठीक है, ये यहाँ पे मिल गया। तो यानी कि अब हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये 1 हो गया, ये का था। तो अगर ये मिल रहा है यहाँ पे तो क डिग्री, ठीक है, क डिग्री उत्तरी अक्षांश, हाँ 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम बोल सकते हैं। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। ये जो फिगर है उसको जो अभी इसके बाद का जो थ्योरी आएगा उससे समझेंगे। ठीक है, देशांतर और समय। ठीक है, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। ठीक है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, आप सभी जानते हो, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन होगा। ठीक है, पहले क्या होता था कि समय को अगर आप अपने दादा दादी काका काकी से पूछो तो उन लोग बताएंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता था कि पहले सब क्या था ना कि सूर्य का जो स्थिति है अभी कहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग वो समय को बताते थे। तारों को देख करके समय बताते थे, चंद्रमा को देख करके समय बताते थे। ठीक है, उसके चंद्रमा का जो कलाएं होते हैं जो 15-15 दिन में परिवर्तित होता है तो उसको देख करके वो बताते थे आज कौन सा नक्षत्र है, कौन सा दिन है। ऐसे तो पहले ऐसे ही होता था। ठीक है, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। ठीक है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। तो देखो सूर्योदय और सूर्यास्त तो हर दिन होता है, तो ये स्वाभाविक ही है, यानी कि ये यथासंभव अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन हो सकता है, लेकिन है नहीं ऐसा। ठीक है, स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाले परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ठीक है, तो स्थानीय समय क्या है, तो स्थानीय समय जब सूर्य के द्वारा
बनने वाली परछाई से जो समय का पता लगता है, ठीक है, उसे स्थानीय समय बोला जाता है। और दोपहर में यह सबसे छोटी होती है, क्योंकि दोपहर में सूर्य कहाँ होता है, हमारे सर के ऊपर होता है, तो परछाई भी हमारे बिल्कुल पैर के नीचे एक बिल्कुल छोटा सा गोल सा बनता है। ठीक है ना। एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी, क्योंकि वो तिरछा होता है, जो सूर्य होता है वो हमसे बिल्कुल तिरछा होता है, तो इस कारण क्या होता है कि हमारा जो परछाई है वो थोड़ा तिरछा बनता है, लंबा बनता है ना। तो ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ठीक है, तो ग्रीनिच पर स्थित जितने भी वहां पे जो प्रमुख यामोत्तर है 0 डिग्री है। ठीक है, इस पे जब सूर्य जिस समय आकाश में एकदम ऊंचे बिंदु यानी कि एकदम लंबवत उसका होगा, तो उसमें वहां पे जितने भी स्थान है, ठीक है, वो सभी जगह पे क्या होगा, वहां पे दोपहर होगा। ठीक है, यानी कि 12 बज रहे होंगे। ठीक है, कभी कभी ये पूछा जाता है कि कब पूरे विश्व में, मतलब कब ग्रीनिच पर जितने भी स्थान है कब वहां पे 12 बजेंगे। ठीक है, तो जब सिंपल सी बात है, जब सूर्य जब बिल्कुल उसके ऊपर रहेगा यानी कि लंबवत रहेगा। ठीक है, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच से पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है, ग्रीनिच के पूर्व में है, यानी कि मान लो ये ग्रीनिच लाइन है, इसके पूर्व में है, ये इसके पश्चिम में है। ठीक है, जो पूर्व में होंगे, ठीक है, जो पूर्व में होंगे वो आगे होंगे। ठीक है, उनका समय ग्रीनिच समय से क्या होगा, आगे होगा, यानी कि प्लस मान लेते हैं। और जो पश्चिम में होगा वो उन स्थानों का समय ग्रीनिच समय का पीछे होगा, ग्रीनिच समय से पीछे होगा, यानी कि माइनस मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो इस प्रकार आप चित्र में भी देख सकते हो इसे, यानी कि चित्र 2.8, यहाँ पे गलत दिया गया, ये 2.8 नहीं होगा, 2.7 होगा। ठीक है ना, तो चित्र में भी आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे, तो ये क्या है कि देखो ये ग्रीनविच है। ठीक है, तो यहाँ से जो पूर्व में है वो क्या है, आगे है, जो पश्चिम में है वो क्या है, पीछे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, उसका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। ठीक है, तो समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। ठीक है, और जो ये समय में जो अंतर, आगे पीछे का जो अंतर है, तो इसका गणना जो करते हैं वो निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। तो मैं थ्योरी बता रहा हूँ और आपको समझाने की भी कोशिश करता हूँ। ठीक है, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितना घूम जाती है, तो 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाएगी। ठीक है, अगर इसको विभाजित करने की कोशिश की जाए 24 60 को, तो ये 15 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 घंटे में ये 15 डिग्री घूमता है, कितना, 1 घंटे में। ठीक है, तो 1 घंटा कितना मिनट, 1 घंटा बराबर, चलो पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 इंटू 4 इंटू 15 इंटू 4 बराबर इक्वल टू 60। ठीक है, 15 को 4 से अगर गुना करते हैं तो 60 आएगा, 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहां दोपहर का कितना बज रहा होगा, 1 बज रहा होगा। तो ऐसे इसको समझो, यहाँ पृथ्वी 24 घंटे में कितना घूमती है, तो 360 घूमती है, 360 डिग्री घूम जाती है। तो 360 को अगर 24 से विभाजित करेंगे तो 15 आता है, यानी कि 1/15, यानी कि 1 घंटे में ये 15 डिग्री घूम रहा है। तो 1 घंटा कितना, 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, 1 घंटा बराबर, ठीक है, 1 घंटा बराबर, आपने अभी देखा कि 24 घंटे में अगर 360 डिग्री घूम रही है, तो 1 घंटे में कितना, तो 15 डिग्री। ठीक है, एक घंटे में 15, सॉरी, एक ये डिग्री नहीं होगा, 1 घंटा में 15 डिग्री अगर घूम रहा है, 15 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे
तो 1 घंटा कितना होता है? 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में अगर 15 डिग्री घूमता है, ठीक है, तो 1 डिग्री कितना देर में घूमेगा? तो यहाँ पे 60 को डिवाइड करेंगे अगर हम 15 से, तो आ जाएगा 15 इंटू, ठीक है, 15 को डिवाइड करेंगे 60, यानी 60 को डिवाइड करेंगे 15 से तो 4 आएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगा, ठीक है, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगा, ठीक है। तो इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे होंगे, यानी कि 0 डिग्री जो प्रमुख यामोत्तर है वहां पे अगर 12 बज रहा होगा, तो आपने जाना कि उससे अगर हम पूरब की ओर जाते हैं तो क्या होता है? पूरब की ओर अगर हम जाएंगे, ठीक है, तो वो प्लस होगा, आगे जाएगा, और पश्चिम की ओर जाने से घटता है, ठीक है। तो तब ग्रीनविच, इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में आगे, अर्थात 15 डिग्री पूर्व के आगे, अर्थात वहां दोपहर का 1 बजा होगा, ठीक है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व, ठीक है, यानी कि आगे में समय क्या होगा? तो वहां पे आगे है, तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लग रहा है? 4 मिनट। तो 15 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा? तो 15 इंटू 4, यहाँ पे इंटू 15 इंटू 4, ठीक है, तो 15 इंटू 4 इक्वल टू 60 मिनट, यानी कि 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा समय ले रहा है, ठीक है, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहां दोपहर का 1 बजा होगा, यानी कि यहाँ पे पूर्व 15 डिग्री पूर्व, यानी कि ऐड हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो अर्थात वहां कितना बज रहा होगा? दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी कि वहां सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 पर मध्य रात्रि होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हो, ठीक है, कहीं पे भी कितना समय आगे चल रहा है, क्या है, ठीक है। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं, आप सभी जानते हो। तो इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा, ठीक है। स्थानीय समय क्या होता है? तो सूर्य जब अपने सबसे उच्चतम बिंदु पर होता है, तब क्या, तो वो समय क्या होता है? दोपहर का समय होता है, घड़ी में उसका, ठीक है, घड़ी में दिन के कितना बजते हैं? 12 बजते हैं। तो इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का क्या होता है? स्थानीय समय होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है, ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है। अब देखते हैं हम मानक समय क्यों मानते हैं, हम आखिर मानक समय क्यों मानते हैं। तो आपको पता होगा कि अगर अभी इंडिया में टाइम 12 बज रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में या फिर अमेरिका में उसका समय कुछ अलग होगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता, ठीक है। आज के दिन अगर हम यहाँ 11 बजे स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑफिस के कामकाज में, ठीक है, या फिर बहुत सारी चीजों में बहुत सारी परेशानियां आती, ठीक है। इसलिए हर देश का अपना एक मानक समय होता है, ठीक है, हर एक का अपना एक मानक समय होता है। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पे देखा जाए तो वो प्रमुख यामोत्तर से होकर गुजरता है, और वो कितना 0 डिग्री पे स्थित है, ठीक है। लेकिन भारत का भी एक अपना मानक समय है, और आपको पता होगा कि भारत का जो टाइम जोन है वो 5.5 घंटा आगे है, ठीक है ना, GMT से 5.5 घंटा आगे है, ठीक है, यानी कि 5.5 घंटा आगे चलता है हमारा समय, ठीक है, यानी कि आगे चलता नहीं है अगर ये पूर्व में देखा जाए, ठीक है। पूर्व में हमारा कहाँ पे है? पूर्व गोलार्ध में है, ठीक है। तो अगर उत्तरी पूर्व में है, तो अगर देखा जाए तो ये आगे चलता, आगे रहेगा, ठीक है। कहां से? तो प्रमुख यामोत्तर जो है उससे, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे आई थिंक। तो चलिए देखते हैं कि हम मानक समय क्यों मानते हैं। तो अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है, ठीक है। तो क्या यहाँ कहा जा रहा है कि अलग अलग यामोत्तर पर स्थित अलग अलग देशांतरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाले रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा, ठीक है। अगर बहुत सारे देशों से होकर के गुजर रहा है, देशों से होकर के गुजर रहा है मतलब क्या है? बहुत सारे देशांतरों से होकर के गुजर रहा है, यामोत्तरों से होकर के गुजर रहा है। तो अगर देखा जाए कि बहुत सारे यामोत्तर से, देशांतरों से होकर के गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए, ठीक है, उनके लिए समय सारणी तैयार करने क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है, ठीक है।
तो इसलिए भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। ठीक है, इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर के गुजरने वाले किसी यामोत्तर के स्थानीय, ठीक है, स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। ठीक है, यानी कि कितना आ गया, तो 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है किससे, तो असम से डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में। ठीक है, गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग कितना अंतर है, 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। तो हमारे भारत का देश का मानक समय जो है, हमारे देश का जो मानक समय है वो कहां से गुजरा है, तो ये गुजरा है जो इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरा है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, तो इलाहाबाद के, ठीक है, इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरा है हमारा भारत का मानक यामोत्तर, यानी कि 82.5 पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत से गुजरा है। और ये कहां से गुजरा है, तो इलाहाबाद के नैनी से। ठीक है, इलाहाबाद के नैनी से। तो ये आप याद रखना। और एक चीज की भारत का मानक यामोत्तर, ठीक है, एक तरीके से और देखा जाए तो भारत का मानक यामोत्तर जो ग्रीनविच है उससे कितना आगे है, तो 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री। तो यहां से अगर हम निकालें, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, अगर हम यहां से देखें तो ये कितना आगे है, तो 5.5 घंटा। क्योंकि हम लोगों ने जाना कि 1 डिग्री, ठीक है, चलने में हमें कितना समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है। तो आप 82.5 का निकाल सकते हो। ठीक है ना, ठीक है ना, अगर 82.5 का टाइम में अगर निकालो तो वो 5.5 घंटा होता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो मानक समय है वो ग्रीनविच से कितना आगे है, वो 5.5 घंटा आगे है। आप ये ध्यान देना। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। भारत में, ठीक है ना, भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या माना जाता है, मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरी देश का मानक समय माना जाता है। ठीक है, तो हमारा भारत का जो मानक यामोत्तर है वो कहां से गुजरा है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरा है। ठीक है, और ये कितने ग्रीनविच से कितना आ गया, तो 5.5 घंटा आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा टाइम जोन जो है वो 5.5 घंटा आ गया ग्रीनविच से। ठीक है ना, पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। इसे IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, ठीक है, IST के नाम से जाना जाता है। और अगर ग्रीनविच की बात की जाए, ठीक है, ग्रीनविच की बात की जाए, ठीक है, अगर ग्रीनविच की बात की जाए तो उसको GMT से डिनोट करते हैं, और उससे इसका मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, और जो हमारा भारतीय मानक समय है उसको IST से डिनोट करते हैं, और वो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो कबीर, आगे चलते हैं। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा। अर्थात भारत के समयानुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा। ठीक है, यानी कि आप जानते हो कि 5.5 घंटा अगर आगे है तो 2 बजे अगर लंदन में अपराह्न में शुरू होगा तो भारत में उस समय टाइम कितना होगा, तो 5.5 में ऐड कर दो, 7:30 बज जाएंगे। ठीक है, 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? ठीक है, तो यहां दिया गया इसके बारे में कि भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्वी में स्थित है। ठीक है, भारत के पूर्व में 82.5। अगर हम देखें 0 डिग्री से हमारा 82.5 डिग्री कितना अंतर हो जाता है, तो 5.5 घंटे का अंतर हो जाता है। ठीक है, पूर्व में, ठीक है, 5.5 घंटे का। तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से कितना है, तो 5.5 घंटे आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, कुछ देशों का क्या होता है, देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, और जिसके कारण कि वहां एक से अधिक मानक समय अपनाया गया है। उदाहरण के लिए रूस में कितने मानक समयों को अपनाया गया, तो 11 मानक समयों को अपनाया गया रूस में। आप ये ध्यान देना। ठीक है, और पृथ्वी में कितना, तो एक ही मानक समय है उसका। ठीक है, एक ही मानक समय है उसका।
पृथ्वी, सॉरी हमारे भारत का, ठीक है, भारत का, पृथ्वी का नहीं, हमारे भारत का जो मानक समय है वो एक ही मानक समय है। तो पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, ठीक है। तो अगर 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है एक एक घंटे वाले, तो एक घंटा, देखो एक घंटा, ठीक है, एक घंटे में 60 मिनट में कितना डिग्री, तो 15 डिग्री, ठीक है। तो 24 घंटे में कितना डिग्री, 24 घंटे में कितना, 24 घंटे में देखा जाए तो 360 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से, इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को क्या करता है, घेरता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मित्रों यहाँ पे कुछ अभ्यास है, तो चलो शॉर्ट में इसे भी जान लेते हैं, ठीक है। पृथ्वी का सही आकार क्या है, तो पृथ्वी का जो सही आकार है वो उसका आकार को भू आप बोला जाता है, ठीक है। और ग्लोब क्या है, ग्लोब क्या है, तो ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा। कर्क रेखा का अक्षांशीय विस्तार क्या है, अक्षांशीय मान क्या है, तो आप लोगों ने देखा कर्क रेखा, तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसे क्या बोला जाता है, कर्क रेखा बोला जाता है, आपको पता होगा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोला जाता है, कर्क रेखा बोला जाता है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं, तो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, ठीक है। और इनकी स्थिति को आप भली भांति जानते होंगे, ठीक है। तो अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है, अक्षांश क्या है, ठीक है। तो विषुवत वृत्त के समानांतर जो ध्रुवों की तरफ जाता है उसे अक्षांश रेखा बोला जाता है, और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो संदर्भ रेखा है उसे क्या बोला जाता है, उसे देशांतर रेखा बोला जाता है, ठीक है। तो ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करता है, तो क्यों प्राप्त करता है, क्योंकि क्या होता है ना कि सूर्य जो है वो दोपहर के समय सबसे सीधा में, यानी कि एकदम लंबवत, ठीक है, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जितने अक्षांश आता है उसे क्या बोला जाता है, उसे उष्ण कटिबंध बोला जाता है, ठीक है। और इस कटिबंध में सूर्य लंबवत पड़ता है और इसकी रोशनी जो है वो सीधी पड़ती है, जिसके कारण कि यहाँ पे क्या होता है, अधिक मात्रा में, ठीक है, ऊष्मा प्राप्त होती है। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध में इसलिए प्राप्त होती है, ठीक है। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं, ठीक है। तो क्या है कि लंदन, भारत किधर है, भारत जो है वो प्रमुख यामोत्तर, ठीक है, प्रमुख जो यामोत्तर है उससे पूर्व में है, ठीक है, पूर्व में। और कितना भारत की स्थिति क्या है, तो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है, ठीक है। तो अगर ऐसा देखा जाए 82.5 डिग्री अगर प्रमुख यामोत्तर लंदन का है तो एकदम 0 डिग्री पे है, ठीक है, प्रमुख यामोत्तर पे है। तो वहां से अगर 82 डिग्री की तरफ हम लोग पूर्व में आए तो क्या होता है ना कि वो बढ़ता है, उसका समय जो है टाइम जोन वो बढ़ता है। और आप लोगों को पता है कि 1 डिग्री घूमने में हमें 4 मिनट का समय लगता है, तो 82.5 अगर निकालोगे तो 5.5 घंटा आगे आता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर 12 में 5.5 जोड़ दिया जाए तो भारत में लंदन की तुलना में अगर देखा जाए तो भारत में उस समय 5:30 बजता है, ठीक है, शाम के 5:30 बजेंगे। अब चलते हैं दूसरा, तो प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है, तो प्रमुख यामोत्तर का मान आपको पता है 0 डिग्री है, ठीक है ना। प्रमुख यामोत्तर का मान कितना है, क्या है, तो प्रमुख यामोत्तर का मान 0 डिग्री है। शीत कटिबंध किसके नजदीक है, तो शीत कटिबंध ध्रुव के नजदीक है, ठीक है ना। देशांतर की कुल संख्या कितनी है, तो देशांतर की कुल संख्या 360 है। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है, दक्षिण ध्रुव वृत्त कहाँ पे स्थित है, ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, आपको पता होगा। ग्रिड किसका जाल है, तो अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तरों का, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा, ये है देशांतर रेखा और ये हो जाता है अक्षांश रेखा। तो इसे, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। अब आगे है खाली स्थान भरना है, तो मकर रेखा कहाँ स्थित है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोला जाता है, तो उसके कर्क बोला जाता है, कर्क रेखा बोला जाता है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोला जाता है, मकर रेखा बोला जाता है। तो यहाँ पे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। भारत का मानक यामोत्तर किसे बोला जाता है, तो 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री को क्या बोला जाता है, भारत का मानक, क्या, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर बोला जाता है।
0 डिग्री यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर के नाम से जाना जाता है। देशांतर के बीच की दूरी कितनी है? देशांतरों के बीच की दूरी 111, यानी कि अगर सबसे अधिक देखा जाए देशांतरों के बीच की दूरी, ठीक है, तो 111.32 किलोमीटर, ठीक है। और देशांतरों के बीच की दूरी किनकी तरफ घटती जाती है? तो अगर ध्रुव की तरफ बढ़ते जाता है जैसे जैसे, वो घटता जाता है, ठीक है। उत्तर ध्रुव वृत्त कहाँ है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो मित्रों, आज आप लोगों ने जो क्लास 6 का जो भूगोल का पुस्तक है पृथ्वी हमारा आवास, इसका चैप्टर 2 को देखा आप लोगों ने, और इसके चैप्टर से लेकर के हमने प्रश्नों को भी देख लिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये श्रेणी हमारा एनसीईआरटी कैप्सूल सीरीज अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ताकि और भी जो स्टूडेंट है इसका लाभ उठा पाए और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, हमें भी अच्छा लगता है ऐसे जब होता है, ठीक है। और भी इसमें कुछ नया करने की उम्मीद जागती है, और हालांकि मेरा जहां तक प्रयास रहेगा वो तो मैं करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये अच्छा लगता हो तो प्लीज आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। और अगर इसमें कुछ आपको त्रुटि नजर आए प्लीज आप कमेंट में बताएं, अपनी समीक्षा दें, ठीक है, इसमें क्या सुधार करना चाहिए, ठीक है। मैं इसके लिए आपका तहे दिल से आभारी बना रहूंगा, ठीक है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा दी गई हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ।